कि आज 2 अक्टूबर के दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है और गांधी को ग्लोबली एक्नॉलेज किया जाता है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? 2 मिनट में इस पे बात करूंगा। मेरे हिसाब से जो समझ में आता है कि गांधी का जो सबसे पहली बात है, उनके थियरी पे बात करने के पहले मैं चाहूंगा कि उनका जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा उसको हम समझ लें। आज के डेट में गांधी का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि गांधी के ने 2 वर्ल्ड वार देखे अपने आंखों के सामने और एक बड़ी लड़ाई कॉलोनिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ उन्होंने लड़ा। और उसमें उन्होंने दुनिया में, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल व्यक्ति हैं जो नॉन वायलेंस की या अहिंसा की बात करते थे, लेकिन उन्होंने उस हथियार को अप्लाई कराया। और आपको पता है कि फिलासफर, किसी बड़े फिलासफर की बात को एक आइडियोलॉजी में चेंज करना, उस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतार देना और उस उस ग्राउंड पे उतार के उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी चुनौती होती है। गांधी ने वो काम किया। दुनिया को उन्होंने एक तरीके से एक ऐसा हथियार दिया जो वेपनलेस था, जो भौतिक हथियार हैं, उस हथियारों से विहीन, कहते हैं कि एक नॉन वायलेंस का एक वेपन दिया, ऐसा वेपन दिया जिसमें खून बहने की संभावना जीरो मात्र है। तो गांधी को हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दूसरा जो है, हम गांधी को इस रूप से देखते हैं कि उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के बाद से एक दूसरे वो लीडर हुए, एक पर्सन हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म है, आज वो हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन जो सनातन धर्म, जो पुराना एक नॉमेनक्लेचर था, उन्होंने सिर्फ इसको ग्लोरीफाई करने का काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बहुत तारीफ करी, क्योंकि उनका जो मसला था कि बाकी दुनिया के सारे धर्म जो है एक जैसे होते हैं और सब में मोरालिटी कमोबेश सब में है, मोरालिटी सभी में है और सभी धर्म अपने हिसाब से राइट वे में है। लेकिन इसके साथ साथ कि अपने धर्म की बात करते करते उन्होंने जो समाज में तमाम तरीके की विसंगतियां थी, तमाम तरीके की जो हमारे समस्याएं थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेदभाव, इन सब पे उन्होंने बात रखी, क्वेश्चन मार्क किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारा धर्म है, हमारे धर्म में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। और वो खुद इस धर्म के पैरोकार थे। उनकी जो पहली बुक थी वो गीता थी, जिसको उन्होंने पढ़ा था। और गीता के अलावा उन्होंने एडविन आर्नल्ड की दूसरी बुक थी जो लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्धा पे लिखी गई थी। तो लाइट ऑफ एशिया और गीता 2 ऐसी बुक थी जिनसे वो बहुत प्रभावित थे। इसके बावजूद भी वो स्वीकार करते थे कि हमें गर्व होता है कि हम इस धर्म से हैं, लेकिन साथ में जो इसमें तमाम सारी बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते थे। तो उनमें ये मादा था, उनमें ये साहस था कि वो अपने गौरव के साथ साथ अपनी कमियों को भी गिनाने का काम करते थे। दूसरी बात जो गांधी की सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने एक इतने बड़े देश में, भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और आज भी देखिए लैंग्वेज को लेकर के, कास्ट को लेकर के, रीजन को लेकर के तमाम तरीके के आप देख रहे हैं कि फॉल्ट लाइंस खिंच गई हैं। उस जमाने में, आज के 100 ईयर्स एगो, आप देखेंगे कि किस तरीके से 1905 1905 का आप देख लीजिए, बंगाल का विभाजन हो या उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, हिंदू और मुस्लिम राइट्स की बात हुई, तो उन्होंने एक तरीके से जो कम्युनल जो लाइन थी, जो कम्युनल डिवाइड था पूरे देश का, उसको एक्सेप्ट ना करते हुए उनका ये मानना था कि ये सभी जो भी दूसरे धर्म हैं या दूसरे एथनिसिटी के लोग हैं, वो उनके डाइवर्सिटी के साथ साथ रहते हुए भी हम एक रह सकते हैं। और खुद वो गुजराती भाषा के होते हुए, गुजराती मातृभाषा थी, अंग्रेजी में पढ़ाई किए और 21 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे, 20 साल से अधिक यानी करीब 21 साल लोग साउथ अफ्रीका में रहे। और इस दौरान उन्होंने भारत में जब काम शुरू किया 1917 से, जब 15 में आए और साल भर भारत घूमने के बाद जब उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया और खुद जो है
भारत में उन्होंने तय कर लिया कि हमें आगे बढ़ना है, देश को आज़ाद कराना है या तमाम सामाजिक विसंगतियाँ उससे लड़ना है, तो उन्होंने जो है एक बड़ा काम किया कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए हिंदी को प्रमोट किया। जब देखा कि देश में बहुत बहुत सारे राज्यों में और यहाँ की बहुलांश आबादी जो है हिंदी बोलती है, तो उनका उनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या इम्पोर्टेंस था कि डाइवर्सिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया एज ए लीडर, एज ए पर्सन, और उसको प्रमोट करने का काम किया। इसी तरीके से जो जो नेशनलिज्म, आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हम लोग हैं, जो नेशन की अवधारणा है या जो नेशनलिज्म की बात है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न नोशन है। और उस वेस्टर्न नोशन के खिलाफ जा करके उन्होंने, वेस्टर्न नोशन में स्टेट की बात ही होती है, नेशन शब्द ही लिया गया नेशियो से, जिसका मतलब एक खास तरीके की जात होती है, एक खास एरिया में रहने वाले लोग जहां पर रहते हों, उससे नेशन बना है। बजाय इसके उन्होंने जो नेशन की को डिफाइन किया भारत के संदर्भ में, तो उन्होंने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो कि यहाँ के लोगों में की आत्मा है, उस संदर्भ में, धार्मिक संदर्भ में उन्होंने व्याख्या करी। तो वो इन सारे, आप देखेंगे, विसंगतियों से दूर थे। इसी तरीके से आप देखेंगे उनका एक मानना था कि कोई भी धर्म या कोई भी जात या कोई भी देश जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। तो इन तमाम सारी कमियों को वो गिनाते थे। इवन अपना अपनी तमाम सारी वादी का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है मेरी नज़र में कि कोई दूसरा भी, बहुत सारे, जैसे कि हम लोग बायोग्राफी पढ़ते हैं, टेबल पे हमारे भी बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे नेहरू हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे तमाम तरीके के लोग हों आज के डेट में लिखे हों। बहुत सारे लोगों की हम लोग बायोग्राफी पढ़ते हैं और ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो है, उसकी खासियत ये है कि उन्होंने अपनी उन तमाम सारी कमियों को, गलतियों को भी उसमें लिखने का काम किया है। इसीलिए महात्मा गांधी महान बनते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि महात्मा गांधी क्यों महान है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा रीजन ये है कि वो, जब आप पढ़ते हैं, अपने बचपन की गलतियों से लेके अपने मरते दम तक की, जब तक वो किताब लिखे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, वो ट्रूथ करके लिखा उन्होंने, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ। तो इस बुक में उन्होंने अपनी तमाम सारी गलतियों को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वो इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव थे कि खुद वो धर्म की बात करते थे, खुद वो तमाम तरीके के धर्म की विसंगतियों की बात करते थे, लेकिन वो धर्म को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। कोई वो उनका ये मानना था कि कोई ऐसा हम रास्ता ना अख्तियार करें कि हमें पता ना हो कि हम कहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी जो बताए गए रास्ते हैं वो बेहतर हैं, हाँ, लेकिन जब ये पता चल जाए, कि जब फैक्ट हमारे पास आ जाए, तो हम अपने में भी बदलाव कर सकते हैं। तो उनका एक फेमस कोट भी है, कहा जाता है, वो कहते हैं कि व्हेन फैक्ट्स चेंज आई विल चेंज माय व्यूज। तो जब भी कोई फैक्ट बदलेगा तो वो अपना विचार भी बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो प्रोग्रेसिव नहीं थे। तो इसलिए भी गांधी मैटर करते हैं। और एक निष्कलंक जिसे बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंट एक लाइफ होती है, पॉलिटिकल लाइफ, ऐसी लाइफ वो जिए पूरा जीवन उनका, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, जो भी सोशल लाइफ जैसा भी जिए हो, उन्होंने एक बड़ी ईमानदारी से के साथ जिया। और जैसा कि उनकी माँ को उन्होंने अपने वचन दिया था कि लंदन जब पढ़ते हुए जा पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वचन दिया था, और माँ ने उनसे वचन लिया था कि वो 3 कम से कम प्रतिज्ञा वो करते हैं कि वो मद्यपान नहीं करेंगे, वो अ, वो पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ एक और वो उन्होंने एक वादा किया था कि वो मांसाहार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो जीवन भर उन चीजों पे वो अडिग रहे, और एक मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे वो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी के जो थॉट है, फिलॉसफी है, आखिर वो क्या क्या। हालांकि महात्मा गांधी ने खुद ही कहा है, और बहुत सारे आलोचक हैं या लेखक हैं, चाहे वो करंट में रामचंद्र गुहा हो, सब लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी वाज नॉट ए गुड फिलासफर, वो कोई फिलासफर नहीं थे। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या है कि जो भी उनकी समझ थी, जीवन के समझ से जो उन्होंने समझा, उसको उन्होंने लिखा, और छोटी-छोटी किताबों में लिखा, नवजीवन में लिखा, हरिजन पत्रिका में लिखा, या
इंडियन ओपिनियन में लिखा, ऐसे तमाम सारे मैगजीन, अखबार, पत्रिकाएं निकालते रहे और उसमें लिखते रहे। हिंद स्वराज में लिखा। तो आखिर उनमें, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज है कि जिन चीजों को उन्होंने लिखा उसको स्वयं पर उन्होंने उसको अनुभव किया। ऐसा नहीं कि हम फिलॉसफी के तौर पे तो हम लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम फिलॉसफी को जीवन में नहीं उतारते। तो उन जो उनकी जो फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा रूप है, जो हम लोग हिंद स्वराज से मैंने जिसको हमने पढ़ा, उसमें दो तीन बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, वो मनुष्य क्या है कि एक कॉस्मोस, यानी ये जो ब्रह्मांड है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हम मनुष्य जो है उसके एक हिस्से हैं और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये जो हम मनुष्य हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और इनका उत्थान हो या पतन हो सब साथ में होता है। और ये जो शरीर है और ये जो मन है, जो आत्मा है या जो हमारा स्वभाव है, तो ये शरीर, मन, आत्मा, स्वभाव, ये चार आयामों से मिलकर के एक मनुष्य बनता है। और ये चारों आयाम मिलकर के क्या है, नैतिकता का आधार बनाते हैं। तो हम वी कैन नॉट सेपरेट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस फोर डायमेंशंस, और नहीं डायमेंशन से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ब्रह्मांड में जो हमारी प्रेजेंस है, जो एग्जिस्टेंस है, तो हमें जो है ये समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के हम नियंता नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में एक हम पात्र हैं। हम यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं और हमारे सामने से हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतु जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो गुजर रहे हैं। तो हमें तो एक समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड के हम रेगुलेटर नहीं हैं, हम खुद रेगुलेट होने वाले हैं। और भी तमाम सारे जीव जंतु इस धरती पे, इस प्लेनेट पे, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मॉस में है। दूसरी बात जो उनका कहना था कि जो भी हम सोशल एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय, इनजस्टिस करते हैं, जो क्रुएल्टी करते हैं समाज में, किसी दूसरे के साथ करते हैं, तो इस तरीके से हम एक मनुष्य नहीं हो पाते हैं। हमारे अंदर जो मनुष्यत्व का भाव है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो हमने जानवरों से अपने को अलग किया। किस बात पे अलग किया, एक सेकंड, जानवरों से हमने अपने आप को इसलिए अलग किया क्योंकि जानवर भी वो तीन काम करते हैं जो हम करते हैं, ईटिंग, मेटिंग और स्लीपिंग। लेकिन हमको वो कौन सी चीज है कि हमको अलग बनाती है? वो चीज अलग बनाती है वो हमारा वर्ड्स। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो बोलने का एक लहजा है, एक तरीका है। आपने प्रोग्राम शुरू किया तो उसका एक तरीका है कि कैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया, कि कैसे आपने जो है वेलकम किया, गुड आफ्टरनून, या जो भी इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो पशुओं से अलग तरीके से भिन्न क्यों है, क्योंकि उसके पास वर्ड्स हैं, लाखों शब्द उसके पास हैं और उसका एक कल्चर है, उसकी एक संस्कृति है। तो अगर हम पशुवत व्यवहार करते हैं, गांधी जी एक जगह कहते हैं कि शरीर में हमारे दोनों हैं, एक तरफ राम है, दूसरे तरफ रावण। एक उन्होंने एक किताब लिखी है छोटी सी, आप पढ़िएगा आप लोग, गीता माता। तो गीता माता में उन्होंने लिखा है कि राम और रावण दोनों हमारे भीतर हैं, यानी कि हमारे अंदर पुण्य और पाप दोनों छिपा हुआ है। लेकिन हमारे मनुष्यत्व ऐसा है, हमारे मनुष्यत्व की चुनौती यह है कि हम राम के भाव को हम कैसे उसको निखार सके, आगे बढ़ा सके, बजाय इसके कि हम रावण के भाव को निखार सके। तो मनुष्य के चांसेज हैं पशु में बदलने के। क्यों? क्योंकि जब वो अपने क्रूर बल को हावी होने देता है अपने पे, और आत्मबल यानी जो सेल्फ फोर्स है उसको जो है क्रूर बल के सामने सरेंडर कर देता है। तो एक मनुष्यत्व की पहचान है कि हम अपने सेल्फ फोर्स यानी आत्मबल को कैसे हम आगे उसको बढ़ा सकें। तो ऐसे ही तीसरी बात कहते हैं गांधी जी कि ये जो मनुष्य है एक्चुअली में क्या है, जब इस तरीके की बातें करते हैं तो कहते हैं कि एक्चुअली में मनुष्य क्या है, आध्यात्मिक जीव है। मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग। मनुष्य क्या है, आध्यात्मिक जीव है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जो जर्नी है, हजारों साल, लाखों साल,
लाखों साल की जो जर्नी है, और कम से कम 10,000 साल की तो सभ्यता हम लोग पढ़ते ही हैं कार्बन डेटिंग के हिसाब से, जो हमारे पास जो प्रूफ है मानवीय सभ्यता का। तो सबसे बड़ा काम क्या है कि हम अभी देश की आजादी पे तो बाद में आएंगे। गांधी जी के जो फिलॉसफी है कि जो हमारा आत्मबल है उसको हमें निखारना है, और आत्मबल को हम जितना निखार सकते हैं उससे हमको क्या मिलेगा, हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोरलिटी आएगी, और मोरलिटी तभी आएगी जब हमारे पे सेल्फ कंट्रोल होगा, आत्मनियंत्रण होगा। और उसी आत्मनियंत्रण से क्या होगा कि पहले हम भीतर के संघर्ष से अपने को जिएंगे, यानी हमारे अंदर राम और रावण का जो संघर्ष चल रहा है, इससे हम खुद ही लड़ाई करके हम पार पाएंगे, तभी हम स्वराज की बात कर सकते हैं। तो सच्चे में जो स्वराज है, जो स्वराज का गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, तो उसका यह है कि जो आत्मानुशासन है, जो आत्म संयम है, जो हमारा एक दूसरे का केयरिंग का और शेयरिंग का भाव है, यानी कि हमने पहले ही कहा था कि गांधी जी का मानना था कि हम सभी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का केयर और शेयर करें। तो जब तक हम अपने पे अनुशासन नहीं कर लेंगे, हम आत्म संयम नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम खुद अपनी ड्यूटी को नहीं पहचान सकते हैं, तब तक हम स्वराज तक पहुंच ही नहीं सकते। तो स्वराज को पाने का सबसे पहला जो उन्होंने भाव बताया था मेरे हिसाब से, और तमाम थिंकर्स ने भी लिखा है, भीखू फारे की एक छोटी सी बुक है गांधी करके, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन से एक पतली सी बुक आती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, जो भी किताबों से पढ़ा हूँ या तो उससे ही मैंने निष्कर्ष निकाला है। तो गांधी जी का ये कहना है कि पहले तो हमें धार्मिक होना ही पड़ेगा, और खुद कहते हैं कि हम क्या है, आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म ऐसे नहीं आ जाएगा, अध्यात्म लाने के लिए हमें जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जो आत्म संयम मेंटेन करना, वो कहीं ना कहीं वो धर्म के थ्रू ही आ सकता है। और इसीलिए वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और वो न क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, न इस्लाम के खिलाफ है, न हिंदुइज्म के खिलाफ है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो जहां पर पैदा हुआ है, तो हर धर्म में ऐसे तमाम सारी होली टेक्स्ट बुक्स हैं, और उसमें मोरलिटी की बातें की गई हैं। लोग उन धार्मिक जो शिक्षा है उसके माध्यम से नैतिक बन सकते हैं, और जब नैतिकता हमारे अंदर आती है तो कहीं ना कहीं हम स्वराज के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से वो देखते हैं कि जो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, वो एक फिलासफर ना होते हुए भी एक बहुत सारी गहरी बातें कर देते हैं। अब बात आती है कि ऐसे अगर इनकी आध्यात्मिक दर्शन की बात करें, तो एक तो 2-3 पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं कि गांधी जी का जो आध्यात्मिक दर्शन है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं गांधी जी को तो सोचते हैं कि कुछ पॉइंट्स वाइज पढ़ाई करें। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि गांधी जी का फर्म बिलीफ है गॉड में, यानी ईश्वर में अटूट विश्वास करते हैं, और वो मानते हैं कि इस कॉस्मॉस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है या जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है वो है गॉड, यानी ईश्वर है, और वो सभी धर्मों में है, और वो सुप्रीम पावर उसको कह लीजिए या सुप्रीम बीइंग कह लीजिए, ईश्वर है जो सबको चला सकता है। गांधी जी ने एक जगह लिखा भी है कि अगर अपना कान और नाक काट लीजिए आप, तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा और पानी आपका बंद कर दिया जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं है इस प्रकृति या ईश्वर की देन है, और पूरा ब्रह्मांड जो व्यवस्थित है, संतुलित है, वो सब ईश्वर की देन है, उससे चलते चल रहा है। तो उनकी फिलॉसफी में ईश्वर का बड़ा रोल है। दूसरा, वो बिलीव करते हैं ट्रूथ में, ट्रूथनेस में, या बोलेंगे सत्य में। सत्य उनकी जो अवधारणा है, यानी कि सत्य की अवधारणा। तो बेसिकली आप कहते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका में, आपको पता होना चाहिए, दो उन्होंने आश्रम स्थापित किए थे, एक फिनिक्स आश्रम और दूसरा टॉलस्टॉय फार्म करके। तो उनके एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो अंग्रेज फ्रेंड थे, उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म जो है उनको गिफ्ट किया था, और ऐसे ही फिनिक्स आश्रम उन्होंने नटाल में, नटाल एक वहां पे प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने स्टेब्लिश किया था। तो वहां पर इंडिया के आने के पहले वो तमाम सारे प्रयोग कर चुके थे, और गांधी जी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्टडी करने के लिए। आलोचना तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हमको गांधी को समझना होगा
कि आज के डेट में जब मैं खुद बता रहा हूँ कि इतने साल की उम्र हो गई और हम लोग गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते रहे। कभी दिल्ली में पढ़ाई के नाम पे, कभी सिविल की तैयारी के नाम पे, कभी प्रोफ़ेसरशिप में, कभी यहाँ-वहाँ। ईमानदारी की बात है कि गांधी मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद से फिर वो पढ़ाई करने के लिए 4 साल बाद ही चले गए लंदन। और लंदन से पढ़ कर के जब आए वो, तो फिर प्रैक्टिस करने लगे और फिर उसके बाद से आप सब ये सब कहानी आप लोग जानते हैं। फिर साउथ अफ्रीका चले गए और 20-21 साल तक रहे। वहाँ से आने के बाद तमाम सारी घटनाएँ, चाहे वो ट्रांसवाल में ट्रेन से फेंकने का मामला हो या उनको अ, घोड़ा बग्घी वाली गाड़ी में बैठने से अंग्रेजों ने मना कर दिया और कैसे उनके अंदर का जो प्राउडनेस है या उनके अंदर जो इंडियननेस है, उसकी भावना जगी और स्वराज को लेकर के उन्होंने ठाना कि नहीं, अब हमें इंडिया में काम करना है। और लगातार वो जर्नी, यानी कि एक 17-18 साल की उम्र से लेकर के आप देखेंगे पढ़ाई करते वक्त भी आप तमाम सारे उनके संघर्ष पढ़ सकते हैं कि कैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे डिबेट होते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत सुप्रीम है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। और वो तमाम उन्होंने लेटर में उन्होंने अपने अपने जो किताबों में लिखा है, उसको आप प्रसंग को पढ़ सकते हैं। तो हमेशा वो लगे रहते थे इस बात में कि कैसे हम जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें इन बहसों से, लॉजिक के बेसिस पे, तर्क के आधार पे। तो ये सत्य का जो जो अवधारणा है या सत्य का जो प्रयोग है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया और सत्य को इन्होंने बिल्कुल मन, वचन और कर्म तीनों से उन्होंने इसको वहां पर अप्लाई भी किया। और इसी सत्य के आधार पर वो एक बार उनका एक फेमस कोट है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो एक्चुअली में सत्य को, ट्रूथनेस को उन्होंने क्या किया, ईश्वर के पैरेलल खड़ा कर दिया। तो अब ऐसा हथियार कि जो ईश्वर के बराबर है, तो अब सत्य की अब देखेंगे जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और राजकुमार शुक्ला उनको बुलाकर ले गए चंपारण में और मुकदमा चला, तो जज ने खुद कहा, जज ने जो पॉइंट पे उनको सजा दे दिया और जज को वो खुद बताया कि देखिए आपकी गलती कहाँ कहाँ है। या अहमदाबाद वाला केस हुआ या आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह हुआ 18 में, 1 साल बाद। तो जज भी उनसे बहुत खुश था कि ऐसा सत्यवादी वकील संभव नहीं है। हालांकि आजकल वकालत पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं कि कोई वकील सत्य बोलेगा तो उसकी वकालत नहीं चल पाएगी। लेकिन गांधी की ये ताकत है कि उन्होंने सत्य को हथियार बनाया और आम लोगों का हथियार बनाया। तो उनकी एक फर्म बिलीफ थी ईश्वर में, दूसरा सत्य में, तीसरा उनका जो फर्म बिलीफ था वो था अहिंसा की अवधारणा में, नॉन वायलेंस में। वो जो स्वतंत्रता की या लिबर्टी की जो कामना करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो वायलेंस लेस है, वो हिंसा रहित है। और वो जो स्वतंत्रता है, वो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, वो सच्चे में तभी स्थापित हो सकती है कि जब उसको सत्य के साथ जोड़ करके इंसान देखेगा। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो व्यक्तिगत विकास है, वो तभी हो सकता है कि हम स्टेट को कहीं ना कहीं कम पावरफुल बनाएं, कम अधिकार दें। तो गांधी यहाँ पर बहुत एडवांस थॉट रखते हैं। आज के डेट में आप तमाम सारे थिंकर्स को देखेंगे, जैसे इन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी है। उन्होंने में जो जस्टिस की जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस की बात की है। तो इसमें वो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं वो स्टेट को कम से कम पावरफुल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि स्टेट जो पावर एक्वायर कर रहा है वो हमारे डेवलपमेंट के नाम पे कर रहा है। और हम अपने डेवलपमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट हो गए, स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता क्या हो जा रही है, बाधक हो जा रही है। तो गांधी जी के ये सब पॉलिटिकल विचार थे। तो दूसरा बात यह है कि गांधी का ये मानना था कि जो सोसाइटी है वो क्या है, कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो सोसाइटी से अलग नहीं है। जो आज की दुनिया है जिसमें हम वो बोलते हैं कि एटोमिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, यानी अणुवत जीवन जी रहे हैं, जिसमें कि हर इंडिविजुअल फैमिली का हर जो मेंबर है
वो कहीं न कहीं एक अकेलापन, एलोननेस में या एक अपने को सोचता है कि वो स्वतंत्र लाइफ़ जी रहा है। जबकि हर इंडिविजुअल की पहचान समाज से है, परिवार से है, कम्युनिटी से है, समुदाय से है। तो एक इंडिविजुअल तमाम सारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ जी रहा है, एटोमिस्टिक लाइफ़ जी रहा है, तो इंसान की पहचान एटोमिस्टिक या मटेरियलिस्टिक लाइफ़ से नहीं है। गांधी जी का कहना है, इंसान की पहचान तब होती है कि जब वो कम्युनिटी में, सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है और सोसाइटी में अपना समय बिताता है। तो सोसाइटी में समय बिताने के लिए क्या होगा कि आपके अंदर मोरल्स होने चाहिए और आपके इंडिविजुअल मोरल से क्या होता है, सोसाइटी कोई एब्स्ट्रैक्ट में तो बनती नहीं है, व्यक्तियों से ही बनती है। हमारे आप इंडिविजुअल को मिला करके समाज या समुदाय का निर्माण होता है। तो तो ये जो समाज का जो गांधी जी का सपना था कि जो समाज हो वो सद्गुण के बेसिस पे हो। सद्गुण यानी कि वर्च्यू के बेसिस पे बने, अच्छाई और भलाई के बेसिस पे बने। तो जब तक मनुष्य में अच्छाई या वर्च्यू प्रवेश नहीं करेगा तो समाज में कैसे आएगा? और इस बात को मनुष्य को समझना होगा। तो हमें जितनी ज़रूरत की चीज़ है, उतना ही हम ले लें, इस धरती से लें। इस प्लैनेट अर्थ का हम या पूरे कॉस्मॉस का, यूनिवर्स का हम उतना ही एक्सप्लॉइटेशन करें, जितनी हमें नीड्स है, जितनी हमें ज़रूरत है, उसके अलावा नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये जो कंज्यूमरिज़्म है, ये जो उपभोक्तावाद है, जो कंज्यूमर सोसाइटी आज के डेट में बन गई, तो गांधी का फ़ोकस इस बात पे था कि वो जो मनुष्य का अ, जो इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं न कहीं समाज से कट के हो रहा है, कम्युनिटी से कट के हो रहा है और वो कहीं भी उस खुद के लिए उसके लिए भला नहीं है, क्योंकि जो समाज से कट जाएगा। अब इसमें बहुत सारी सामाजिक सोशल थॉट में आप उनके विचार आते हैं, जैसे हमने स्पिरिचुअल या धार्मिक जो रिलीजियस थॉट थे उसकी बात की। ऐसे ही गांधी जो है अनटचेबिलिटी को, जो अस्पृश्यता निवारण है, उस पे काम भी किया उन्होंने। अपने आश्रम पे उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, हरिजन पत्रिका भी निकाला उन्होंने और उसको लेकर के बहुत गंभीर था। डॉक्टर अंबेडकर नो डाउट बहुत क्रांतिकारी काम किए, लेकिन गांधी अ, अपने पैरामीटर पे और उनकी जो समझदारी थी, वो बड़ी ईमानदारी से अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करते रहे। तो उसके लिए वो खुद अपने आश्रम में और आप उनकी आत्मकथा में देखेंगे कि बहुत सारे उनका विरोध भी हुआ कि ऐसे तमाम सारे अनटचेबल लोगों को उन्होंने रखा आश्रम में और उनके ही अ, जो आश्रम के लोग थे, वो उनका साथ छोड़ के चले गए और उनका घर में ही विरोध हुआ। लेकिन बावजूद इसके जो उनको बात समझ में आ गई कि ये गलत है तो गलत है। तो गांधी ने सामाजिक आप देखेंगे कि बदलाव के लिए न सिर्फ व्यक्ति और समाज के बीच एक जो है पुल बनाने का काम किया, इस्टेब्लिश करने का काम किया, व्यक्ति और समाज में अंतर करने का उन्होंने कहा कि अंतर करना ठीक नहीं है। समाज से ही व्यक्ति है, व्यक्ति से ही समाज है। तो उसकी परस्पर जो है, जो उनका इंटरेक्शन है वो होता रहना चाहिए और इंडिविजुअल ग्रोथ की एक लिमिट है और कोई इंडिविजुअल जो है समाज से अलग जा करके कुछ अचीव नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से वो समाज के लिए वो अस्पृश्यता निवारण का काम किए। इसी तरीके से वो चाहते थे कि स्त्रियां भी, जो महिलाएं हैं, वो भी बराबर का हिस्सेदार हों। तो आपने देखा कि उनके पूरे मूवमेंट में, उनके आश्रम में भी महिलाएं बराबर का भागीदार रहीं। वो पुरुषों के समान चाहते थे कि स्त्रियों का भी स्वतंत्रता हो। हाँ, कुछ जो है चूंकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और धर्म में अटूट उनकी आस्था थी, तो कई जगह पर हमें लगता है, हम आलोचना के लिए उनकी आलोचना करने लगते हैं कि स्त्रियों को वो धर्म के चश्मे से देखते थे और स्त्री समानता सिर्फ उनका दिखावा था, कई आलोचक उनको बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उनकी वाइफ जो कस्तूरबा थी, तो कस्तूरबा से उन्होंने सारे काम कराए जो आश्रम में किए जाते थे और महिलाओं की उन्होंने भर्ती भी कस्तूरबा के माध्यम से कराया आश्रम में और महिलाएं कदम से कदम मिला करके उनके पूरे मूवमेंट में साथ दी। तो उनका जो धार्मिक विचार हो सकता है कि वो रखने में उस तरीके से रख न पाए हों, लेकिन उनका जो व्यवहार है, जो उनका चरित्र रहा, वो बहुत इसमें पाक साफ रहा। इसी तरीके से उनका फर्म बिलीफ था कि जो जो मद्य निषेध है, जो मादक पदार्थ का जो हम लोग सेवन करते हैं या जो ये फैशन में चल गया है, ये कहीं न कहीं ये हमें
सर्वनाश की तरफ ले जाता है। तो ये सामाजिक कुरीति है कि हम जो है कोई मद्यपान या इस तरीके से मादक पदार्थ का सेवन करें, क्योंकि वो पूरे हमारे मनुष्यता पे प्रश्न चिन्ह है और इसके खिलाफ काम किए। इसी तरीके से वो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसका वो काफ़ी विरोध करते हैं। हिंद स्वराज जो उनकी छोटी-सी बुक है, उसमें पश्चिमी सभ्यता का बहुत विरोध करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि जो पश्चिम का समाज है, वो एक भौतिकवादी समाज है और वो उपभोग पे डिपेंड करता है, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है और जो पूरब का समाज है वो क्या है, वो आध्यात्मिक समाज है, वो उसमें धर्म, अहिंसा, सत्य और ये तमाम नैतिकता भरी बातें हैं। तो पश्चिम की भी वो बात करते हैं कि पश्चिम का सोसाइटी में भी ऐसा नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट में या बाइबल में या कुरान में कोई ऐसी बात लिखी है कि जो इंसान को जो है बिगाड़ती है। नहीं, उनका मानना था कि सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में भी नैतिकता की बातें हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पश्चिम का जो समाज है, स्पेशली जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, उसमें मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा, भौतिकवादी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जो क्या कर रहा है, इस समाज को, ये पूरी दुनिया को एक सर्वनाश की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि 2 विश्व युद्धों को तो महात्मा गांधी ने देखा ही था। इसी तरीके से गांधी जो है वो चाहते थे कि एजुकेशन के बारे में भी गांधी जी का एक अपना विचार था कि जो प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, उन सब में चाहते थे कि बुनियादी तालीम दी जाए। तालीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आज देखते हैं कि भारत सरकार कि किस तरीके से स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चला रही है और वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रही है। तो ऐसे वो चाहते थे कि जो शिक्षा हो, शुरुआती शिक्षा हो, एलिमेंट्री जो एजुकेशन हो, वो कहीं न कहीं वो स्किल निखारने वाली काम करे हर स्टूडेंट का। तो वो सर्टिफिकेट वाली डिग्री के बहुत पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आप देखेंगे गांधी जी का जो अब वो बहुत उच्च शिक्षा के बहुत फेवर में नहीं थे और उच्च शिक्षा वो चाहते नहीं थे कि वो सरकार उसको उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे। वो उस उच्च शिक्षा को प्राइवेट एरिया का मानते थे कि ये प्राइवेट स्फीयर है। वो प्राइमरी से लेकर के अब माध्यमिक शिक्षा है, वो चाहते थे कि वो स्टेट चलाए और उसमें वोकेशनल कोर्सेज हों, उसमें स्किल ओरिएंटेड जो है एजुकेशन दिया जाए। और इसी तरीके से गांधी जी चाहते थे कि जो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट जो एजुकेशन है, वो दिया जाए। खासतौर से आप देखते हैं कि भारत सरकार ने बड़े लंबे समय तक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया, यानी जो भी इलिटरेट पर्सन है उनको साक्षर किया जाए, क्योंकि सभी को साक्षर होना जरूरी है और पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम रहना चाहिए, जिससे कि लोग जो जो धर्म की बातें हैं जान सकें। धर्म की बातें किताबों में रहेंगी और उसको लोग इंटरप्रेट करने वाले अपने हिसाब से करेंगे। तो वो चाहते थे कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, जैसे कि लोग धार्मिक हों, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें और इसी तरीके से वो स्त्रियों की शिक्षा के भी हिमायती थे। इसी तरीके से गांधी का अब देखेंगे कि एक और विचार है जो आर्थिक जो विचार है, इकोनॉमिक जो उनका थॉट है, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट में बात रखूंगा कि गांधी जो है बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। वो स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल या मीडियम टाइप की जो इंडस्ट्री है, उसके फेवर करते थे, उसका फेवर करते थे, लेकिन वो बड़े उद्योगों का क्या करते थे, वो विरोध करते थे कि बड़े जो इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उनका वो विरोध करते थे। वो कहते थे कि जो मशीन आने से, बड़ी मशीनों के आने से क्या हो गया कि मनुष्य जो है श्रम करने से या मेहनत करने से वो कतराने लगा है और एक दिन ऐसा हो जाएगा, गांधी जी ने एक कल्पना की थी, एक हाइपोथेसिस रखा था कि एक दिन ऐसा ना हो जाए कि जो ये यंत्र हैं वो मनुष्यों पे हावी हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो रोबोटिक्स जो दुनिया है, आज जो आप एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि आपको कोई निबंध लिखना हो, कोई स्पीच देना हो, तो अब जो आजकल के डेट में जो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो एआई टूल के थ्रू आप बढ़िया स्पीच तैयार कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। और अब तो टीवी पे एंकर भी आने लगे हैं। आज तक में तो आप देखें कि सना एंकर आने लगी हैं, उनका नाम ही सना है, जो रोबोट हैं और न्यूज़ पढ़ती हैं। तो कहीं न कहीं गांधी सोचिए कि कितना एडवांस सोच रखते थे कि जो भविष्य की संभावनाएं हैं
उस पर भी वो विचार करते थे। और उन्होंने इसीलिए यंत्रों के और औद्योगिकरण के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत विरोधी, सख्त विरोधी थे। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योगों के इसलिए विरोधी थे कि एक तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, और जो इनहेबिटेंट्स है, जो हैबिटेंट्स वहाँ के निवासी हैं, एबोरिजिनल्स हैं, कहीं न कहीं उनको डिस्प्लेस करके, उनको वहाँ से हटा करके ही बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। तो पूरी एक जो एनवायरनमेंट है, एक पूरा जो एथनिसिटी है, पूरा जो एक लोकल जो स्पेसिफिकेशन है धरती का, वो बर्बाद हो जाता है। तो गांधी जी का पर्पज़ यही था कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्मॉल और जो मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गांधी जी चाहते थे कि जो जो भी प्रोडक्शन हो या जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जरूरी चीज है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। ये नहीं कि हम एक शहर को पूरा इंडस्ट्रियलाइज कर दिए। एक शहर में कानपुर को हमने मैनचेस्टर बना दिया, कि पूरब का मैनचेस्टर बोलते हैं, एक जमाने में कानपुर को बोला जाता था। तो पूरा गांव निकल करके रोजगार के पर्पज से कानपुर में बस गए। तो एक पूरी जो समृद्ध संस्कृति थी गांव की, तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो गई। और शहर में आप गए पैसे के लालच में, तो आप किन कंडीशंस में रह रहे हैं, किन हाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, आपके रहने के का ठिकाना नहीं है, आपके खान पान से लेकर सारी चीज़ों में बदलाव आया। और जो आपका स्नेह होना चाहिए लोगों के साथ, वो नहीं रहा, आपकी पहचान खत्म हो गई, आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं गुम हो गई शहर में। तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसको स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को लोकलाइज करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और इसीलिए वो उनका एक फेमस गांधी जी का एक टर्म यूज होता है ओसनिक सर्कल का, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो इसी तरीके का होगा कि एक ओसनिक सर्किल में, यानी कि एक महासागरी जैसे वृत्त है कि इस सारे महासागर दुनिया के मिल करके चारों ओर से पूरी धरती को ज्वाइंट किए, जो जो सॉइल है उसको जोड़े हुए हैं। तो ये जो महासागरीय वृत्त है, एक दूसरे पे हम ऐसे डिपेंडेंट होंगे कि एक गांव दूसरे गांव, मान लीजिए हमारे गांव में गेहूं हो रहा है, आपके गांव में दाल पैदा हो रहा है, तो हम कैसे इस तरीके से हम एक बार्टर सिस्टम के थ्रू, या जो गेहूं और दाल दोनों नहीं हो रहा है तो हम दूसरे अन्य जगह से किस तरीके से हम लेन देन करेंगे। तो उनका एक फिलॉसफी इस पर भी था। इसी तरीके से जो बेस्ट तरीका गांधी जी मानते हैं कि जो जो भी धनवान है या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। वो चाहते हैं कि जो भी धनवान लोग हैं वो ट्रस्ट, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है उसको ईश्वर की देन समझें, उसको ट्रस्ट समझें, और उस ट्रस्ट के जैसे ट्रस्ट का जो तरीका होता है कि जो संपत्ति है उसको उसका मालिक ना समझ करके वो ये समझे कि ईश्वर ने उनको एक तरीके से उपहार स्वरूप दिया है। तो जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इसके तहत ये हुआ कि जो जो भी अर्थव्यवस्था है, जो को कैपिटल है, जो पूंजी का निर्माण है, हम इस तरीके से करेंगे जब हम उसको अपना कस्टोडियन समझेंगे, जब उसका आप समझेंगे कि नहीं ये हमारे पास कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए ईश्वर ने हमको दिया है, तब हम उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और हम जो हमारे पास पैसा है उसका हम अपने जरूरत के मुताबिक खर्च करेंगे। बाकी हम वर्ग संघर्ष को बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि वर्ग इस तरीके से क्या होगा ट्रस्टीशिप के थ्रू, कि वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग फैलेगा। और तो वो कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सिज्म का जो प्रिंसिपल है जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, बजाय उसके क्या चाहते हैं, वो क्लास जो है कोऑपरेशन की बात करते हैं, वर्ग सहयोग की बात करते हैं, कि वर्ग सहयोग के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम जो पूंजी है, जो कैपिटल है, जो पैसा है, जो मालिक है और मजदूर के बीच जो गैप है, वो जब ट्रस्ट के एज ए ट्रस्टी लेगा पूंजीपति, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वर्ग सहयोग के थ्रू क्या करेंगे कि समाज में एक तरीके से समृद्धि आएगी और सभी मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। तो और कोई क्वेश्चन? हमें लगता है कि अब
मैंने धार्मिक बातें की, उनकी आध्यात्मिक धार्मिक फिलॉसफी की बात की, हमने उनकी राजनीतिक फिलॉसफी की बात की, हमने उनके जो सोशल थॉट्स है उस पे बात किया, और हमने इकोनॉमिक थॉट्स की बात की। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ मतलब कुछ ऐड भी करना चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही हो, कुछ बताना चाहे एक्स्ट्रा, तो बड़ा अच्छा होगा।